Good morning students. We now discuss in electric current city Ohm's law. ठीक है, जो हमारा चैप्टर है वो हमारा कौन सा है? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो फर्स्ट टॉपिक आएगा हमारे पास ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? हालांकि हमने 10th क्लास में पढ़ा है। ओम्स लॉ हो गया द करंट फ्लो थ्रू ए conductor is directly proportional to the voltage applied across the wire, across the ends of wire when physical conditions are constant. Physical conditions are constant. फिजिकल कंडीशन क्या है? कांस्टेंट है। तो जो करंट फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ वायर व्हेन फिजिकल कंडीशंस आर कांस्टेंट। फिजिकल कंडीशन में क्या आ जाएगा? टेम्परेचर, प्रेशर, ये चीजें इसके अंदर आती है। अब देखिए, हम लिखें V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो V इज इक्वल टू IR। V by I इज इक्वल टू R, और R क्या है? कांस्टेंट, और दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब देखिए डेफिनेशन में क्या आया है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इसका मतलब कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो when we draw the graph between V and I, तो draw the graph between V and I, then this is the graph. It is to be a straight line. ये क्या है? हमारी स्ट्रेट लाइन है V और I के बीच में जो ग्राफ ड्रा करेंगे। ठीक है, और स्लोप ऑफ द ग्राफ गिवन रेजिस्टेंस। तो देखिए, ये हमने कितना बनाया? ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारे पास वैल्यू हो गई V। तो tan थीटा क्या कहलाता है? हमेशा स्लोप कहलाता है। दिस इज n, दिस इज आवर n, एंड दिस इज इक्वल टू स्लोप। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय b by l, एंड इट इज इक्वल टू r। किसके इक्वल हो जाएगा? स्लोप हो गया, और स्लोप किसके इक्वल हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू b by i इज इक्वल टू r। ठीक है, तो जो स्लोप है वो क्या गिवन करता है? रेजिस्टेंस गिवन करता है। अब हम इसके अंदर आगे नेक्स्ट करें। अब हम इसकी करते हैं डिडक्शन। क्या करते हैं? डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। तो देखिए, डिडक्शन भी चलते हैं या डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ भी बोल सकते हैं। ठीक है, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, या फिर ड्राई ओम्स लॉ। ठीक है, एक ही बात है, चाहे हम डिडक्शन बोल दें चाहे ड्राई बोल दें उसका। अब मैंने क्या कहा कि वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर रिलेशन क्या है? NEAVT।
ये इसके बीच में रिलेशन है, I इज इक्वल टू NEABT। अब I देखिए NEAVD, VD क्या होता है EE टाउ बाई N। VD की वैल्यू क्या है, तो VD की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ EE टाउ बाई N। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू NE स्क्वेयर AE टाउ बाई M। अब मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का फिर यूज हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड साइड में लिख लेते हैं E इज इक्वल टू V बाई L, E इज इक्वल टू V बाई L। ठीक है, हम पीछे कर चुके, मैंने छोटे छोटे 3-4 फॉर्मूले, कुछ फॉर्मूले हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, आप इनका ध्यान रखें। E इज इक्वल टू V बाई L, तो I इज इक्वल टू NE स्क्वेयर A V बाई L टाउ बाई M हो गया। ठीक है, अब V बाई I कर लीजिए, तो V बाई I, दिस इज V बाई I, V बाई I, V के नीचे हम I ले आए और सारे टर्म को सेकंड तरफ ले जाइए, MLNE स्क्वेयर A टाउ। ठीक है, दिस इज नोन एज रेजिस्टेंस। क्यों, क्योंकि हमने अभी किया था ना V बाई I किसके इक्वल होता है, R के इक्वल। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, R की वैल्यू। तो R की आपके फॉर्मूला लर्न रखिए, R इज इक्वल टू MLNE स्क्वेयर टाउ बाई A, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद हम इसके अंदर इस फॉर्मूले के बाद चलते हैं, on which factor resistance depend। तो give the factor on which resistance depend। तो देखिए पहले हम रेजिस्टेंस के डेफिनेशन पे ही जाएंगे। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, हमारा नया टॉपिक क्या है, रेजिस्टेंस। तो अभी हमने क्या किया, हमने ओम्स लॉ पढ़ा। ओम्स लॉ की क्या करनी है, हमें डेफिनेशन करनी है। डेफिनेशन क्या हो गया, डेफिनेशन में हो गया द करंट flowing through a conductor directly proportional to its potential difference across its end point when its physical conditions are constant। ठीक है, हो गया ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है कि V इज इक्वल टू V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V इज इक्वल टू I R। R निकाल देंगे, R क्या हो जाएगा, R हो जाएगा V बाई I हो गया। ठीक है, फिर हमने उसकी डिडक्शन की, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, ग्राफ बनाया I और V के बीच में, इट्स कम टू बी ए स्ट्रेट लाइन। अब हमने इसका ग्राफ डिडक्शन की, तो जब हम इसकी डिडक्शन करते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, I इज इक्वल टू NEAVD। VD का फॉर्मूला पुट कर देंगे EE टाउ बाई M, E यानी कि एक चार्ज और E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। वहां से E को पुट कर देंगे पोटेंशियल बाई लेंथ। अब वहां से V बाई I निकाल देंगे और सारे टर्म्स को सेकंड यानी कि राइट हैंड साइड की तरफ लेके चले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। V बाई I को एक साइड और बची हुई टर्म पे, और वो किसके इक्विवेलेंट आ जाएगी, इट इज इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस देखिए, ठीक है, उसके बाद जो नया आता है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो ये हमारे पास हो गया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू अपोज द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। एक प्रॉपर्टी होगी कंडक्टर की, क्या काम करती है, प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है ये, कंडक्टर या सब्सटेंस कुछ भी बोल सकते हैं, पर हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो हम कंडक्टर वर्ड यूज कर लेते हैं। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू अपोज द करंट flowing through। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होगी, इसकी होगी कंडक्टर की, टू अपोज द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है,
सेकेंड हमें इसको यहां से डिफाइन कर सकते हैं, Vi इज इक्वल टू R। इट इज द रेशियो वोल्टेज अप्लाई अक्रॉस ए कंडक्टर व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, तो क्या हो गया, रेशियो हो गया वोल्टेज अप्लाई अक्रॉस ए कंडक्टर व्हेन करंट इज फ्लोइंग। तो इट इज द रेशियो वोल्टेज अप्लाई अक्रॉस द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, तो ये हमारे पास यहां से भी इसकी डेफिनेशन है। अब यूनिट की बात करें तो R इज इक्वल टू पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वोल्ट, करंट क्या हो जाएगा, पर एम्पियर, और इस वोल्ट पर एम्पियर को हम बोलेंगे ओम, ओम बोलेंगे, और इसको सिंबल यूज करेंगे। दिस इज आवर सिंबल, ये इसका क्या हो गया, सिंबल। ठीक है, तो R हो गया वोल्ट पर एम्पियर, इसको ओम बोलेंगे, और ओम से इसको डिनोट करेंगे, और दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। ऑन विच फैक्टर रेजिस्टेंस डिपेंड, तो कौन कौन से फैक्टर है जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, तो लिख लें ऑन विच फैक्टर रेजिस्टेंस डिपेंड, रेजिस्टेंस डिपेंड। देखिए इसको भी हम दो चीजों में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम ओम्स लॉ की बात करें तो ये डिपेंड करता है 3 फैक्टर पे, और अगर ओम्स लॉ की बात ना करें तो एक फैक्टर और इसमें कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो बात अभी बनाए, वो चीज अभी बताते हैं। ऑन विच फैक्टर रेजिस्टेंस डिपेंड, तो डिपेंड करता है फर्स्ट रेजिस्टेंस डिपेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर कंडक्टर की लेंथ इंक्रीज कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, लेंथ इंक्रीज कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। क्या क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये सेकंड। क्रॉस सेक्शन एरिया पहले बता चुके, बड़ी क्लासेस में होगी, इसको हम क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। अब इक्वेशन को हम क्या काम करें, मीट करते हैं, तो R इज इक्वल टू L बाई ए, R इज इक्वल टू रो L बाई ए, दैट दिस इज नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो अब ओम्स लॉ के हिसाब से कितने फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा है लेंथ पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे इनवर्सली, एंड नेचर ऑफ मटेरियल। 3 चीजों के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है, लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया एंड नेचर ऑफ मटेरियल। इन तीन चीज है जिसकी क्वांटिटीज है जिनके ऊपर ये क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब ये रो है ना, रो इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी। या तो हम इसको रजिस्टिविटी बोलेंगे या फिर इसको बोलेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हो गया हमारे पास। अब हम नेक्स्ट करते हैं, नेचर ऑफ मटेरियल हो गया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इस पे चल रहे हैं। मैंने कहा कि और फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो और कौन कौन से फैक्टर है, तो उन फैक्टर्स को हम यहां से लिखना शुरू करेंगे। हमने अभी ड्राइव किया था, क्या ड्राइव किया था रेजिस्टेंस के अंदर, उसका फॉर्मूला, और फॉर्मूला हमारे पास क्या आया था, फॉर्मूला हमारे पास आया था R इज इक्वल टू MLN E स्क्वायर टाउ बाई A। ठीक है, अब देखिए R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया आ गया, और नेचर ऑफ मटेरियल में ये 3 चीजें आएंगी। रिलैक्सेशन टाइम नेचर ऑफ मटेरियल में नहीं आएगा। कौन कौन आ जाएगा, M आ जाएगा, मास कितना होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और क्या आ जाएगा इसके अंदर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन द चार्ज। थर्ड कौन समझ गया, रिलैक्सेशन टाइम। तो R is inversely proportional to relaxation time, and this relaxation time is depend upon temperature। ये किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर।
तो फोर्थ क्वांटिटी हमारी कौन सी आ जाएगी, टेम्परेचर। क्योंकि ओम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा है, हमने ओम्स लॉ में पढ़ा है कि फिजिकल कंडीशन आर कांस्टेंट, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओम्स लॉ इट डिपेंड्स अपॉन 3 क्वांटिटी, और व्हेन इट्स नॉट ओम्स लॉ देन भी इट डिपेंड अपॉन अ फोर्थ क्वांटिटी दैट इज टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। और ये टेम्परेचर वाला रिलेशन है ना, अभी आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम थोड़ा सा बाद में करेंगे। अभी हम इस टॉपिक को यहाँ से थोड़ा सा साइड में खींच लेते हैं, जब बुक के हिसाब से चल रहा है उसके हिसाब से कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि ये किस पे डिपेंड करता है। अब देखिए, अब रेजिस्टेंस का कोज क्या होता है, रेजिस्टेंस का कारण क्या है। तो रेजिस्टेंस का जो रीजन है, भाई रेजिस्टेंस आता क्या है, तो रेजिस्टेंस एक बार साइड में हम ये फॉर्मूला यूज कर लिख लेते हैं, R इक्वल टू रो L बाई E, क्योंकि इस फॉर्मूले का हमारे पास यूज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले रीजन ऑफ रेजिस्टेंस, कोज ऑफ रेजिस्टेंस, तो कोज ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो गया, when the free electron moving in the conductor, जब कंडक्टर के अंदर से फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है, तो when free electrons moving in the conductor, कंडक्टर के अंदर मूव करेगा, it's collide with its constituent particles, वो अपने constituent particles से क्या कर देगा, कोलाइड कर देगा, और वही कोलिजन क्या उसके लिए प्रोवाइड करता है, रेजिस्टेंस, रुकावट पैदा करता है, ठीक है। तो उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी आ सकते हैं और एटम भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है जो उसके अंदर जिससे मटेरियल बना हुआ है, ठीक है। उनसे क्या करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है। अब उसके कोज ऑफ रेजिस्टेंस के बाद हमारे पास छोटा सा टॉपिक बच गया एक और, ये वाला रो को मैंने क्या कहा था, रो, इट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। हम क्या नाम देंगे, रेजिस्टिविटी पहले हम इसको डिफाइन कर लें। तो डिफाइन करने के लिए से कोई भी क्वांटिटी को डिफाइन करते तो L को 1 ले लें, 1 मीटर, एरिया को 1 मीटर स्क्वायर ले लें, तो रेजिस्टेंस रो इज इक्वल टू आर इक्वल। अब देखिए, किसी का एरिया 1 मीटर स्क्वायर कब आ सकता है, जिसकी हाइट वगैरह भी 1 हो, यानी कि उसकी तीनों चीजें 1, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, और जिसकी ये तीनों चीजें इक्वल होती है तो क्या बनता है, क्यूब। तो सिंपल सी डेफिनेशन हो गई, रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ यूनिट क्यूब, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए यूनिट क्यूब। और क्या बोल सकते हैं, और ये बोल सकते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस हुज लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया आर यूनिट। तो लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो, उसकी यूनिट हो। अब यहां से हम रो को फाइंड आउट करें, यूनिट निकालें, तो रो इज इक्वल टू आर एल बाई ए बाई एल। आर की यूनिट क्या होगी मेरे पास, ओ, आर एल ओ, एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर, ये कैंसिल हो गया, ओम मीटर, क्या यूनिट आ गई इसकी, ओम मीटर। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट आई हमारे पास ओम मीटर, ओम मीटर इसकी यूनिट आ गई, ठीक है। तो हमारे पास यूनिट आई है ओम मीटर। तो रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल एंड यूनिट आ गई ओम मीटर, हमने इसको डिफाइन किया। अब ऑन विच फैक्टर इट डिपेंड्स, तो बच्चे यहाँ बहुत ज्यादा गलती करते हैं, इसी चीज को हमें ध्यान रखना है कि ये किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो इसको किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो हम देखिए, हम फॉर्मूला लिखते हैं, हमने क्या फॉर्मूला लिखा, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, और R इज इक्वल टू एम एल एन ई स्क्वायर टाउ ए। ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन। यहां से हम रो की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको छोड़ दें, तो ये रो की वैल्यू ऑन करके,
तो रो इज इक्वल टू, जो रो आएगा वो हो जाएगा m n e स्क्वायर टाउ, m n e स्क्वायर टाउ। ठीक है, देखो इसमें कहीं पर भी लेंथ और एरिया नहीं है। बच्चे क्या काम करते हैं, ऐसे निकाल लेते हैं वैल्यू, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल और कह देते हैं एरिया और लेंथ, इसके डायरेक्टली इसके इनवर्स, दिस इज द रो। ये गलत है, ठीक है ना, इनके ऊपर डिपेंड करती ही नहीं है, क्योंकि हमने रो की वैल्यू निकाली तो रो की वैल्यू लिया। तो इसमें ये तो क्या हो गया, नेचर ऑफ मटेरियल्स आ गया। और सेकेंड रिलैक्सेशन टाइम, और रिलैक्सेशन टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और रिलैक्सेशन टाइम किस पे डिपेंड करेगा, इट्स डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, इट्स डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। तो ये सारा भी हम बाद में करेंगे कि किस किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हम वहां इसको पढ़ेंगे कि ये टेम्परेचर के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो एक अगर हम ओम्स लॉ की बात करें तो रो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मटेरियल, अदरवाइज ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल। और नेचर ऑफ मटेरियल पे भी बात करें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मटेरियल के अंदर कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब इसके अंदर छोटी सी चीज और रखेंगे, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन हम इसका डाल देते हैं। और लास्ट क्वेश्चन ये होता है व्हाई कॉपर एंड एल्यूमिनियम, व्हाई कॉपर एंड एल्यूमिनियम यूज्ड एज ए कनेक्टिंग मटेरियल, कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर के लिए हम कॉपर और एल्यूमिनियम का क्यों यूज करते हैं, तो इट इज सिंपल आंसर हो गया, बिकॉज इट हैज लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इट हैज लो रेजिस्टेंस, या इट हैज लेस रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी कम है तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, इसलिए हम कॉपर और एल्यूमिनियम वायर का यूज करते हैं। ठीक है, थैंक यू।